आज हम बात करेंगे एलिज़ा के बारे में, जिसे एलाइज़ा भी कहते हैं। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे इसका फुल फॉर्म है। यह एमएससी फूड्स एंड न्यूट्रिशन के सेकेंड सेमेस्टर के पेपर 4 की यूनिट 5 का पोर्शन है। मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन पेपर का नाम है। तो जो एलाइज़ा है वो एक वेट लैब टाइप एनालिटिकल बायोकेमिस्ट्री एसे है। वेट लैब टाइप का मतलब ये हुआ कि लिक्विड फॉर्म में इसमें डिटेक्शन किया जाता है और सारे जो केमिकल्स या जो भी इसमें एनालिटिकल एनालिसिस के लिए जो भी केमिकल्स यूज़ होते हैं वो उसमें लिक्विड फॉर्म में होते हैं, इसलिए इसे वेट लैब टाइप कहा जाता है। वेट लैब टाइप जो बायोकेमिस्ट्री टूल्स होते हैं उससे कंटामिनेशन की काफ़ी अधिक संभावना होती है, इसलिए इनके लिए एक स्पेसिफिक लैब और सारे उसमें सेफ्टी प्रिकॉशंस वगैरह की आवश्यकता होती है। जो एलिज़ा है उसको डायग्नोस्टिक टूल के लिए यूज़ किया जाता है मेडिसिन और प्लांट पैथोलॉजी में, साथ ही यह बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में क्वालिटी कंट्रोल चेकअप के रूप में भी यूज़ होता है। यदि हम इसका बेसिक देखेंगे, इसका जो बेसिक जिस पर यह बेस्ड है प्रिंसिपल, उसकी यदि बात करें तो यह एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स इसमें बनता है, जिसे कि हम कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन कहते हैं। और इस कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन को फिर डायग्नोज किया जाता है और उसका क्वालिटेटिव एंड फिर यदि ज़रूरत पड़े तो फिर क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया जाता है। ये जो एलिज़ा है वो एक स्पेसिफिक एंटीजन या एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और ये जो उसकी मात्रा कितनी है उसके बारे में भी हमें पता चल सकता है। इस हिसाब से उस एंटीजन, उस स्पेसिफिक एंटीजन या एंटीबॉडी को डिटेक्ट करके हम डिजीज़ बॉडी में है या नहीं है, या कोई पॉल्यूटेंट किसी भी सैंपल में है या नहीं है, या कोई एडल्ट्रेंट है कि नहीं है, इन सभी प्रकार के कोई स्पेसिफिक जो चाहे इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स हों या फिर कोई स्पेसिफिक केमिकल्स हों, एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर केमिकल को आइडेंटिफाई करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यदि हम प्रिंसिपल की बात करें तो इसका जो प्रिंसिपल है वो एकदम कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन के प्रिंसिपल पर ही मोस्टली बेस्ड होता है, क्योंकि एलिज़ा का उपयोग ज़्यादातर इम्यूनोकेमिस्ट्री में किया जाता है। तो इसमें हम या तो एक एंटीबॉडी लेते हैं जिसके बेसिस पर हमको किसी एंटीजन को डिटेक्ट करना है, या फिर हम एंटीजन लेते हैं और जिसके बेसिस पर हमें किसी एंटीबॉडी को डिटेक्ट करना है। तो एलिज़ा के द्वारा हम किसी भी बायोलॉजिकल सैंपल में कोई स्पेसिफिक एंटीजन या एंटीबॉडी दोनों को ही हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं। इस जो भी डिटेक्ट किए जाने वाली जो एंटीजन या एंटीबॉडी है, यदि हम एंटीजन सीरम सैंपल से ले रहे हैं या सैंपल में हमें एंटीजन डिटेक्ट करना है, तो उसकी एक पॉसिबल एंटीबॉडी के साथ हम उसको पहले इमोबिलाइज कर देते हैं, यानी कि हम उसे फिक्स कर देते हैं। फिक्स करने के बाद उसके साथ हम एक एंजाइम मिला देते हैं। यह एंजाइम एक कलरिंग सब्सटेंस के साथ मिला रहता है। जितना भी कॉम्प्लेक्स बना, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना, उसकी क्वांटिटी के बेसिस पर ये जो कलरिंग सब्सटेंस है जो कि कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन के बाद कलर डेवलप करता है, उस कलर की इंटेंसिटी या तीव्रता के आधार पर हम उस स्पेसिफिक एंटीजन या एंटीबॉडी की दिए गए सैंपल में मात्रा को जान पाते हैं। तो यह एक प्रकार का जो वेट मेथड है वह होता है। यदि यह एक हेट्रोजीनस मेथड है, मतलब इसमें न सिर्फ हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स को देख सकते हैं बल्कि बहुत सारे प्रकार के दूसरे केमिकल्स या पॉल्यूटेंट्स या फिर हम कहें एडल्ट्रेंट्स, या फिर क्वालिटी चेकअप के लिए सपोज़ कोई सब्सटेंस है, उसकी मात्रा हमारे बनाए गए फाइनल प्रोडक्ट में इतनी होनी चाहिए, तो उसके क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए भी क्वालिटी चेक के रूप में भी इसको उपयोग किया जाता है। चूँकि इसमें हम एंजाइम को मिक्स करते हैं वो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के साथ या कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन जो हमारा बना है उसके साथ, इसलिए इसका नाम एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ए से रखा गया है। जो हम जिस चीज़ को एनालिसिस कर रहे हैं उसे हम लिगेंड कहते हैं, और जिसके साथ हम उसे बाइंड करते हैं, चाहे वो एंटीजन या एंटीबॉडी हो, उसे हम लिगेट कहते हैं। तो ये लिगेंड लिगेट कॉम्प्लेक्स बनता है जिसे हम कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन कह देते हैं। और ये जो प्रोसीजर होता है वो स्पेसिफिक
पॉलीस्ट्रीन की बनी हुई या पॉलीविनाइल की बनी हुई एक विशेष प्रकार की हार्ड प्लास्टिक की प्लेट होती है, जिसमें प्रायः 96 छोटे छोटे गड्ढे बने रहते हैं, जिन्हें की वेल्स कहा जाता है। इस प्लेट को 96 वेल प्लेट कहा जाता है। और हर एक वेल में या जो छोटा सा गड्ढा है उसमें हम जो भी चीज़ हमें सैंपल डिटेक्ट करनी है या फिर जो एक बाइंडर सब्सटेंस है, हम इसी में डालते हैं और वो रिएक्शन सेंटर्स होते हैं। और इसलिए हम किसी भी एनालिसिस को हम कई बार आसानी से इन वेल्स के माध्यम से रिपीटेडली यूज़ कर सकते हैं। फिर हम ये देखिए पिक्चर में क्लियर है, ये पॉलीविनाइल उसकी प्लास्टिक के पॉलीस्ट्रीन की बनी हुई प्लेट है, जिसमें प्रायः जो नंबर ऑफ़ वेल्स हैं वो 96 होते हैं। बेसिक प्रोसीजर की हम यदि बात करें तो सबसे पहले हमें जितने भी वेल्स में जो हैं जो कि पॉलीस्ट्रीन की हमारी प्लेट में बने हुए रहते हैं, उसमें हम सैंपल डालते हैं। उस सैंपल में या तो एंटीजन हो सकते हैं या फिर एंटीबॉडी हो सकते हैं। उसके बाद हम जितना भी हमारा सैंपल अच्छे से हमारे उस प्लेट के जो एलिज़ा प्लेट है उसमें जब ये अच्छे से कोटिंग हो जाती है, कोटिंग होने के बाद हम उसको वॉश कर देते हैं, जिससे कि एक्स्ट्रा जितने भी अनकोटेड हमारे मात्रा एंटीजन या एंटीबॉडी की होती है वो वॉश आउट हो जाती है। उसका सेकंड स्टेप कोटिंग के पश्चात होता है ब्लॉकिंग। ब्लॉकिंग के लिए जितने भी हमारे ऐसे हमारे प्लेट के या हमारे वेल के ऐसे बहुत सारे सरफेसेस होते हैं जिसमें कि कोटिंग नहीं हुई रहती, उन अनकोटेड सरफेसेस को ब्लॉक करने के लिए हम प्रायः प्रोटीन के सॉल्यूशंस लेते हैं, बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन लेते हैं और कई बार केसीन प्रोटीन के सॉल्यूशंस लिए जाते हैं। फिर इंक्यूबेशन के लिए इसे कम से कम 15-20 या कभी कभी 30 मिनट के लिए छोड़ दिया जाता है। इसकी वजह से जो एंटीजन या एंटीबॉडी से जो अनकोटेड सरफेस है वो इन प्रोटीन मॉलिक्यूल से कोटिंग हो जाती है। ब्लॉकिंग के बाद फिर से हम वॉशिंग करते हैं, जिससे जो एक्स्ट्रा हमारा प्रोटीनस मटेरियल था वो कोटिंग के बाद जो बचा हुआ था वो भी वॉश होकर के निकल जाता है। उसके बाद हम डिटेक्शन करते हैं। डिटेक्शन करने के लिए यदि हमने पहले वेल में एंटीजन डाला था तो अब हम उसकी एक करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी उसमें डालेंगे, और यदि पहले हमने एंटीबॉडी डाली थी तो उसका जो मैचिंग एंटीजन जिसकी पॉसिबिलिटी हमें लग रही है उसमें हम डालेंगे। यदि हमारे लिए गए सैंपल में किसी स्पेसिफिक डिजीज़ से रिलेटेड एंटीजन या एंटीबॉडी होता है तो जो डिटेक्शन सैंपल हमने डाला है जिसमें जो मैचिंग एंटीजन या एंटीबॉडी है वह पहले से ही वेल में या सैंपल में उपस्थित एंटीजन या एंटीबॉडी के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेती है, जिसे हम कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन कहते हैं। अब हम जब जो डिटेक्शन हमारा सॉल्यूशन है उसमें न सिर्फ हमारे एंटीजन या एंटीबॉडी होते हैं, बल्कि उनके साथ एक एंजाइम जो है वो बायोकोवेलेंटली जुड़ा हुआ रहता है। वो सहसंयोजक बंध के द्वारा इस डाले गए डिटेक्टिंग सॉल्यूशन में उपस्थित एंटीजन या एंटीबॉडी के साथ ये जुड़ा हुआ रहता है। उस एंजाइम के साथ हम कोई भी एक कलरिंग सब्सटेंस मिला देते हैं, जो कि जैसे ही कॉम्प्लेक्स बनता है और उसके साथ ये एंजाइम लिंकअप होता है तो यह जो कलर है उसके बाद डेवलप होता है। और रिजल्ट के एनालिसिस के लिए इस कलर की तीव्रता को ही नापा जाता है, जो कि इम्यूनोफ्लोरेसेंट तरीके से नापी जा सकती है या स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक उसका एनालिसिस किया जाता है। तो सबसे पहले हमें यह पता चल जाता है कि दिए गए सैंपल में कोई स्पेसिफिक डिजीज़ से संबंधित एंटीजन या एंटीबॉडी थी कि नहीं थी। दूसरा यह भी हमें पता चल जाता है यदि एंटीजन या एंटीबॉडी यदि थी तो उसकी टाइटर वैल्यू कितनी है, यानी वो कितनी मात्रा में उपस्थित थी, तो उससे हम उस बीमारी की तीव्रता का भी पता लगा सकते हैं। ये हमारे एलिज़ा का बेसिक प्रोसीजर होता है। यदि हम बात करें तो कई प्रकार के एलिज़ा टेक्निक्स अब आ गई हैं। एक होती है बेसिक जो एलिज़ा प्रोसीजर है, जिसमें वही किया जाता है, वेल में एंटीजन या एंटीबॉडी लिया जाता है, उससे एक पॉसिबल जो मैचिंग एंटीजन या एंटीबॉडी उसके साथ डाली जाती है, उसके साथ एंजाइम के मॉलिक्यूल जुड़े रहते हैं और एंजाइम मॉलिक्यूल के साथ डिटेक्टिंग मॉलिक्यूल जुड़े रहते हैं, और ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो है फाइनली एक कलर डेवलप करता है, जिसके की इंटेंसिटी को हम एम्पलीफायर से गुजारते हैं, और ये एम्पलीफायर से गुजरने के बाद सिग्नल प्रोड्यूस करता है, और इन सिग्नल की तीव्रता के आधार पर क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया जा सकता है। जो डायरेक्ट एलिज़ा है, जिसमें आप सबसे पहले देख रहे हैं, वेल में सबसे पहले हमने मान लीजिए क्योंकि कोई वायरस वाला कोई सैंपल डाला, सैंपल डालने के बाद हम उसमें वेल में जैसे ये सैंपल हमारा इमोबिलाइज या फिक्स हो जाता है, उसके बाद हम उसमें उस
कोई एक एंटीबॉडी डालते हैं जिसकी हमें पॉसिबिलिटी लग रही है कि ये वाला वायरस उपस्थित होगा। उस एंटीबॉडी के साथ जो एंजाइम है वो बायो कोवेलेंटली कॉन्जुगेटेड फॉर्म में होता है। तीसरे स्टेप में, अब हमारा सेकेंड स्टेप में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया और उसके साथ एंजाइम जुड़ा हुआ है। तीसरे या फाइनल स्टेप में उस एंजाइम के साथ हम दो सब्सटेंस डालते हैं। पहला तो एक कलरिंग सब्सटेंस होता है और दूसरा जो है वो डिटेक्टर सब्सटेंस होता है। तो सबस्ट्रेट और एंजाइम, उसके साथ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, यह पूरा जो कॉम्प्लेक्स बनता है वह कलर उत्पन्न करता है और उस कलर की तीव्रता के आधार पर या तो हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक एनालिसिस कर लेते हैं या फिर सिग्नल्स उत्पन्न होते हैं रंग की तीव्रता के आधार पर, उन सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकली डिटेक्ट किया जाता है। कई बार डिटेक्टिंग सब्सटेंस के रूप में जो हमारे आइसोटोप्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं, तो उसको हम इम्यूनोफ्लोरेसेंट तरीके से भी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो डिटेक्शन हमारा या तो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक एनालिसिस के द्वारा या सिग्नल ट्रेसिंग के द्वारा या फिर ये जो है वो फाइनली फ्लोरेसेंट टेक्निक के द्वारा किया जा सकता है। अब जो एलिजा है, डायरेक्ट एलिजा में सिर्फ यही मेथड होते हैं जो कि बेसिक एलिजा में किए जाते हैं। डायरेक्ट एलिजा काफ़ी शॉर्ट टाइम की मेथड होती है और उससे हम बहुत जल्दी आसानी से जो भी हमें इम्यूनोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का पता लगाना है उसको हम डिटेक्ट कर पाते हैं। इनडायरेक्ट एलिजा में क्या होता है, डायरेक्ट एलिजा में जैसा कि आप पहले देख चुके हैं, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, वन एंटीजन के साथ वन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाती है। अब इनडायरेक्ट एलिजा में हमें दो प्रकार की एंटीबॉडीज़ रिक्वायर्ड होती हैं। हम सबसे पहले जो वेल है हमारा, जो हमारी पॉलिस्ट्रीन प्लेट है या हमारी जो एलिजा प्लेट है, उसमें हम एंटीजन डाल देते हैं। एंटीजन डालने के पश्चात उससे जो पॉसिबल है उसके मैचिंग या उसकी जो करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी हम डालते हैं। तो इस प्रकार से हमारा प्राइमरी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया, जिसे हम कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन कहते हैं। अब हम तीसरे स्टेप में एक ऐसी सेकेंडरी एंटीबॉडी डालते हैं जो कि प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ बायोकोवेलेंटली कंबाइन हो जाए। तो अब हमारा जो रिएक्शन सेंटर है उसमें क्या क्या हो गया, सबसे पहले एंटीजन मॉलिक्यूल, उससे जुड़ी हुई प्राइमरी एंटीबॉडी और प्राइमरी एंटीबॉडी से जुड़ी हुई हमारी सेकेंडरी एंटीबॉडी होती है। यह सेकेंडरी एंटीबॉडी प्राइमरी एंटीबॉडी की कॉम्प्लीमेंट्री एंटीबॉडी होती है। अब इसके पश्चात हम सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ एक एंजाइम का मॉलिक्यूल अटैच करते हैं, हॉर्स रेडिश पेरोक्सीडेज, जो कि प्रायः यूज़ किया जाता है। इस हॉर्स रेडिश पेरोक्सीडेज को हम सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ कंबाइन कर देते हैं। कंबाइन करने के बाद फिर लगातार वॉशिंग्स चलती हैं जिससे एक्सेस एंजाइम वगैरह सब निकल जाते हैं। फिर इस कॉम्प्लेक्स में हम TMB जो कि टेट्रामिथाइल बेंजिडिन होता है उसको हम ऐड करते हैं। यह जो टेट्रामिथाइल बेंजिडिन है जिसे हम TMB मॉलिक्यूल कहते हैं, यही कलर डेवलपिंग मॉलिक्यूल होता है। तो अब हमारा कॉम्प्लेक्स किस तरीके से बना, एंटीजन, उससे जुड़ी हुई प्राइमरी एंटीबॉडी, उससे जुड़ी हुई सेकेंडरी एंटीबॉडी, सेकेंडरी एंटीबॉडी से जुड़ी हुई हमारा एंजाइम जो कि मोस्टली हॉर्स रेडिश पेरोक्सीडेज होता है, और उसी के पैरेलल हमारा जो कलरिंग मॉलिक्यूल है जो कि टेट्रामिथाइल बेंजिडिन है वो जुड़ जाता है। यह पूरा कॉम्प्लेक्स कलर डेवलप करता है। उसको या तो हम इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग ट्रेसिंग के द्वारा या स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक एनालिसिस के द्वारा या फिर उसको हम इम्यूनोफ्लोरेसेंट टेक्निक के द्वारा डिटेक्ट कर लेते हैं इस कलर की तीव्रता के आधार पर, जिससे जो हमारा यह टेस्ट है न सिर्फ क्वालिटेटिव हो जाता है, न सिर्फ एंटीजन या एंटीबॉडी की उपस्थिति को बताता है, बल्कि उनकी कितनी मात्रा या जिसे हम टाइटर वैल्यू कहते हैं वो दिए गए सैंपल में कितनी है यह भी हमको पता चल जाता है। तो चूंकि इसमें डायरेक्टली सिर्फ एक एंटीजन और एक एंटीबॉडी नहीं होती बल्कि सेकेंडरी एंटीबॉडी भी यूज़ की जाती है, और उस सेकेंडरी एंटीबॉडी की सहायता से हम कलर डेवलप करते हैं और एनालिसिस करते हैं, इसलिए इसे इनडायरेक्ट एलिजा कहा जाता है। ये आप देखिए पिक्चर में क्लियर है कि जो हमारी वेल है उसमें हमने सबसे पहले इमोबिलाइज किया एंटीजेनिक मॉलिक्यूल को, उसके साथ हमने प्राइमरी एंटीबॉडी डाली, फिर उसको वॉश किया, फिर हमने उसके साथ बायोकोवेलेंटली अटैच या उसकी प्राइमरी एंटीबॉडी की कॉम्प्लीमेंट्री हमने सेकेंडरी एंटीबॉडी डाली, फिर हमने वॉश किया, उसके बाद हमने उसके साथ एंजाइम लिंक किया जो कि हॉर्स रेडिश पेरोक्सीडेज था, उसके बाद हमने उसमें TMB मॉलिक्यूल्स को मिलाया, और ये जो TMB मॉलिक्यूल्स हैं इस तरीके से जो बना कॉम्प्लेक्स है वो कलर डेवलप करता है। तो ये इनडायरेक्ट एलिजा हो गया। इनडायरेक्ट एलिजा के साथ साथ हम एक और प्रकार का एलिजा यूज़ करते हैं, वो है सैंडविच एलिजा, जो कि वास्तव में इनडायरेक्ट एलिजा का ही एक फॉर्म होता है, और इसे भी आजकल बड़ी मात्रा में यूज़ किया जाता है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा
स्पेसिफिक होता है, काफ़ी ज़्यादा विशिष्ट प्रकार का होता है और इसमें रिजल्ट बिल्कुल सही आने की काफ़ी अधिक गारंटी होती है। तो सैंडविच एलिज़ा में सबसे पहले हम जो है हमारी एलिज़ा प्लेट में, उसमें हम एक एंटीबॉडी डालकर उसको इमोबिलाइज कर देते हैं। अर्थात पहले हम उसको इंक्यूबेशन पीरियड के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद जितना भी जो सरफेस अनकवर्ड है उसको हम बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन या फिर केसीन जैसे प्रोटीन सॉल्यूशन की सहायता से कवर कर देते हैं। कवर करने के बाद एक्सेस सॉल्यूशन को हम धो के निकाल देते हैं। इस पूरे प्रोसीजर को हम कहते हैं कि कैप्चरिंग एंटीबॉडी कोटिंग। अर्थात सबसे पहले हमने वेल में जो एंटीबॉडी डाली उसके साथ हमने वेल की क्या कर दी, कोटिंग कर दी। सेकेंड स्टेप में हम सैंपल डालते हैं, जो भी बायोलॉजिकल सैंपल है, ब्लड है, सीरम है, जो भी चीज़ें हमारे पास थी उसको हम डालते हैं जिसमें कि एंटीजन होता है। अब यह एंटीजन हमारी पहले से ही उपस्थित कैप्चरिंग एंटीबॉडी के साथ कॉम्प्लीमेंट बना लेगा, अर्थात एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब तीसरे स्टेप में हम डिटेक्टिंग एंटीबॉडी मिलाते हैं। तो हमारा जो रिएक्शन है वो किस प्रकार का हुआ, सबसे पहले कैप्चरिंग एंटीबॉडी, फिर एंटीजेनिक मॉलिक्यूल और उसके बाद डिटेक्टिंग एंटीबॉडी। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा एंटीजेनिक मॉलिक्यूल है इट इज़ सैंडविच्ड बिटवीन द टू एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स, इसलिए इस प्रकार के एलाइजा को सैंडविच एंटीबॉडी या सैंडविच एलाइजा मेथड कहा जाता है। अब इस जो हमारी कैप्चरिंग या डिटेक्टिंग एंटीबॉडी है उसके साथ हम एंजाइम को मिक्स करते हैं। एंजाइम के साथ फिर हम कलर डेवलपिंग मॉलिक्यूल्स को मिक्स करते हैं और फिर डिटेक्शन का मेथड उसी प्रकार से होता है। जो सैंडविच एलाइजा है वो सैंपल में एंटीजन को ही डिटेक्ट करती है और मेथड जो है वो सिर्फ पहले कैप्चरिंग हम एंटीबॉडी डालेंगे, उसके बाद हम एंटीजन डालेंगे, फिर डिटेक्टिंग एंटीबॉडी डालेंगे जिससे सैंडविच बन जाएगा और बाकी प्रोसीजर उसी प्रकार से होता है। जो सैंडविच एलाइजा है उसका फ़ायदा ये है कि वो बाकी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एलाइजा टेक्निक के मुकाबले 3 से 5 गुना ज़्यादा सेंसिटिव होता है दूसरे मेथड्स के मुकाबले, और ये काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। इसलिए स्पेसिफिक होता है कि 1 एंटीजन is detected by 2 antibodies। तो उस एंटीजेनिक मॉलिक्यूल के हायर स्पेसिफिसिटी हमको पता चल जाती है, क्योंकि दोनों एंटीबॉडीज, यदि एक एंटीबॉडी से मान लीजिए कोई मिस्टेक हो भी गई तो सेकेंडरी जो हमारी डिटेक्टिंग एंटीबॉडी है या कैप्चरिंग एंटीबॉडी दोनों ही मिस्टेक नहीं कर सकती। इसलिए इसके जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सही माने जाते हैं और ये काफ़ी फ्लेक्सिबल मेथड भी होता है, क्योंकि सैंडविच एंटीबॉडी में हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेथड को भी ऑप्ट कर सकते हैं। फिर यदि हम एक और प्रकार के एलिजा में टेक्निक देखें वो है कॉम्पिटिटिव एलिजा। कॉम्पिटिटिव एलिजा के लिए क्या होता है कि इसमें 2 एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स सिंगल एंटीजेनिक मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन होने के लिए कंपटीशन करते हैं, इसलिए इस टेक्निक को हम कॉम्पिटिटिव एलिजा टेक्निक कहते हैं। सबसे पहले हम जो हमारी पॉलीस्टीरीन प्लेट है या एलिजा प्लेट है उसमें हम एक कोटिंग एंटीबॉडी डाल देते हैं। डालने के बाद हम उसमें एंटीजन डाल देते हैं, यानी सैंपल डाल देते हैं। इस प्रकार से हमारा सबसे पहले एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया और उसके बाद फिर हम इस पूरे कॉम्प्लेक्स को एंटीजन कोटेड वेल में डाल देते हैं। इस प्रकार से अब प्लेट को एक्सेस सॉल्यूशन को वॉश कर लिया जाता है और जितनी भी एंटीबॉडी एंटीजेनिक मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन नहीं हो पाई थी वो बाहर वॉश होकर के निकल जाती है। इसलिए जितना भी हमारा अधिक एंटीजन सैंपल में था उतनी ही अधिक मात्रा में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाता है और इसलिए अब जो हम बाद में एंटीबॉडी डालते हैं उसको बाइंड होने के लिए बहुत कम एंटीजेनिक साइट्स अवेलेबल हो जाती हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि यह कंपटीशन एलाइजा है, अर्थात जो कोटिंग एंटीबॉडी है और जो डिटेक्टिंग एंटीबॉडी है दे कॉम्पीट टू जॉइन विद द एंटीजेनिक मॉलिक्यूल्स, इसलिए इसे हम कॉम्पिटिटिव एलिजा कहते हैं। अब जो सेकेंडरी एंटीबॉडी है जो कि प्राइमरी एंटीबॉडी की स्पेसिफिक रहती है उसको ऐड किया जाता है। इस सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ एंजाइम ऐड किया जाता है, उसके साथ TMB जैसे कोई डिटेक्टिंग मॉलिक्यूल्स ऐड किए जाते हैं, कलर डेवलप हो जाता है और मेथड उसी प्रकार से रखी जाती है। जो कॉम्पिटिटिव एलाइजा टेक्निक है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, हाईली फ्लेक्सिबल है, क्योंकि हम उसमें कई प्रकार के वेरिएशंस कर सकते हैं और यदि हमारे पास बहुत ही कम क्वांटिटी में यदि एंटीजेनिक सैंपल उपस्थित है, बहुत कम मात्रा में ब्लड है या बहुत कम मात्रा में सीरम है या बहुत कम मात्रा में सीमेन है, जो भी है सैंपल, तो उससे हम बहुत कम मात्रा में अवेलेबल होने के बावजूद भी कॉम्पिटिटिव एलाइजा से
हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर ये देखा गया है कि जो एंटीजन है उसको सबसे पहले वेल में नहीं डाला जाता है। खास तौर पर जो कॉम्पिटिटिव एलाइजा टेक्निक है वो HIV एंटीबॉडीज़ के डिटेक्शन के लिए यूज़ की जाती है, और HIV टेस्ट के लिए जो काफ़ी ज़्यादा ये फास्ट हमको रिजल्ट देती है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर इंक्यूबेट किया जाता है और उससे हम HIV एंटीबॉडीज़ हैं या एंटीजन है कि नहीं उसका हम पता लगा पाते हैं। फिर इसकी वजह यह है कि मान लीजिए कि हमारा जो कलर है वो डेवलप्ड आ रहा है। कलर डेवलप्ड है इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो टेस्ट है वो निगेटिव है, और यदि कलर डेवलप नहीं हो रहा है HIV के केस में तो इस टेस्ट को हम पॉजिटिव मानते हैं। क्यों ऐसा मानते हैं? क्योंकि हमारे यदि एंटीजेनिक मॉलिक्यूल्स उपस्थित हैं, उन एंटीजेनिक मॉलिक्यूल्स के साथ जो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स हैं जब वो टोटली कंबाइन हो जाते हैं तो फिर उनकी कोई भी बाइंडिंग साइट उपस्थित नहीं रह जाती है और वो कलर मॉलिक्यूल्स के साथ या एंजाइम्स के साथ कंबाइन नहीं हो पाते हैं। जब कंबाइन नहीं हो पाते हैं तो कलर डेवलपमेंट नहीं हो पाता। तो कलर यदि डेवलप होता है तो टेस्ट इज़ निगेटिव, और यदि कलर डेवलप नहीं हो रहा है देन द टेस्ट इज़ पॉजिटिव, और यदि कलर डेवलप होता है तो टेस्ट को निगेटिव कहा जाता है HIV के केस में। अब एक और एलिजा जो है वो यूज़ किया जाता है जिसे हम फील्ड में ले जा करके कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए कहीं पर हमें टेस्ट करना है और हम पूरी लैब वहाँ पर नहीं ले जा सकते हैं, तो उसके लिए मल्टीपल या रेडी टू यूज़ एलिजा यूज़ किया जाता है जिसमें कि मैग्नेटिक बीड्स का यूज़ किया जाता है। इसके लिए एक सॉलिड फेज़ होता है। सॉलिड फेज़ यानी कि पॉलीस्ट्रीन की बनी हुई एक प्लेट होती है जो कि इम्यूनो एब्जॉर्बेंट होती है, और ये प्लेट का शेप एक्चुअल में रॉड जैसा होता है जिसमें 8 से 12 उभरे हुए स्ट्रक्चर्स बने होते हैं जिन्हें कि ऑगिव्स कहा जाता है, और इन्हीं के ऊपर जो मैग्नेटिक बीड्स हैं वो लगी हुई होती हैं। इस पूरे डिवाइस को एक टेस्ट ट्यूब में डिप किया जाता है, और जो भी सैंपल है, जितने भी हमारी वॉशिंग है, जितने भी कोटिंग है, जितना भी कलर डेवलपमेंट है, वो सारा जो प्रोसीजर है वो उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर ही होता है उसमें डिप करने के बाद। तो ये जो एलिजा है इसमें जितने भी हम मैग्नेटिक बीड्स यूज़ करते हैं वो बीड्स पहले से ही रेडी टू यूज़ वाले होते हैं, और वो अलग अलग बीड्स अलग अलग प्रकार के एंटीजन या एंटीबॉडी के लिए सेंसिटिव बना दिए जाते हैं। तो मान लीजिए यदि हमने अपने मल्टीपल एलिजा किट में 12 प्रकार के हमने एंटीजेंस डाले हैं तो वो 12 प्रकार के एंटीजेंस को एक साथ डिटेक्ट करेंगे, इसलिए इसे हम मल्टीपल एलिजा टेक्निक कहते हैं। तो इसके द्वारा यदि हमें लग रहा है कि किसी सैंपल में कई प्रकार के एंटीजेंस उपस्थित हो सकते हैं या उस सब्जेक्ट को कई प्रकार के इन्फेक्शंस हो सकते हैं, तो सारे पॉसिबल इन्फेक्शंस को एक साथ एक सिंगल टेस्ट में डिटेक्ट करने का, फील्ड में ले जा करके डिटेक्ट करने का ये जो तरीका है वो मल्टीपल एलिजा कहलाता है। काफ़ी ज़्यादा फास्ट मेथड है, और यदि हमें अधिक मात्रा में सैंपल मिलता है तो ये टेस्ट काफ़ी अधिक सेंसिटिव हो जाता है, और इससे हम बहुत सारे प्रकार के सैंपल्स, ना सिर्फ हम ब्लड, सीरम और ये सभी को टेस्ट कर सकते हैं, बल्कि कई प्रकार के जो क्लिनिकल सैंपल्स हैं, जैसे ब्लड हो गया, सलाइवा हो गया, यूरिन हो गया, फूड में यदि मिल्क है और हमारे एग्स हैं, और यदि हमारे पानी के सैंपल में कोई स्पेसिफिक केमिकल का हमको पता लगाना है तो फील्ड में ले जा करके हम उसको चेक कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा एक सेंसिटिव मेथड है, ये नॉन स्पेसिफिक रिएक्शन होता है, और ये एक जो हमारी बीड है जिसे कि हम ऑगिव कहते हैं उसको हम अनसेंसिटाइज्ड कर देते हैं, और उसके कंपैरिजन में उसको मान लीजिए कि हम ब्लैंक मान लेते हैं, और जितने भी हमारे बाकी ऑगिव्स हैं जब वो रिएक्शन देते हैं तो ब्लैंक से कंपेयर करके हम टेस्ट के पॉजिटिव होने या निगेटिव होने का पता लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो मल्टीपल एलिजा है उससे हम ऑन साइट टेस्टिंग का और रेडी टू यूज़ जो किट है वो आती है। इसमें किसी भी प्रकार की कोटिंग, वॉशिंग, ब्लॉकिंग कुछ नहीं लगता। सिंपल आप जो सैंपल है उसको अप्लाई कर दीजिए एंड द रिजल्ट्स विल बी गिवन। फिर आप देखिए मल्टीपल एलिजा में सबसे पहले हम एक्सोसोम्स कैप्चर ऑन इम्यूनोप्लेट। एक्सोसोम्स जो हैं वो किसी भी एक्स्ट्रा सेलुलर वेसिकल्स होते हैं जो कि लिपिड, जिनकी चारों तरफ से एक कोटिंग होती है, वो सबसे पहले एंटीजेनिक मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो गए। इस कॉम्प्लेक्स के साथ प्राइमरी एंटीबॉडी जुड़ी, उसके साथ फिर सेकेंडरी एंटीबॉडी जुड़ी, सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ एंजाइम जुड़ा, एंजाइम के साथ हमारा जो है सबस्ट्रेट यानी कि कलर डेवलपिंग करने वाला जो पदार्थ है
वो जोड़ा, जिससे कि कलर डेवलप हो जाता है। तो मल्टीपल एलिजा टेक्निक आजकल यूज़ की जा रही है। अब यदि हम एलिजा के डिटेक्शन ऑप्शंस की बात करें तो प्राय ये जो डिटेक्शन है वो डायरेक्ट डिटेक्शन ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। एंटीबॉडीज़ को सबसे पहले एल्केलाइन फॉस्फेटेज के साथ या फिर हॉर्स रेडिश पेरोक्सीडेज एंजाइम के साथ कोटिंग कर दी जाती है। अभी तक के हम देखते आ रहे हैं कि सारे प्रोसीजर्स में जनरली हमने हॉर्स रेडिश पेरोक्सीडेज का नाम लिया था, लेकिन एल्केलाइन फॉस्फेटेज भी कभी कभी यूज़ किया जाता है। अब इस तरीके से जो हमारी एंटीबॉडी है वो एंजाइम बाइंड हो गई। उसके बाद हम कोई भी एक सब्सटेंस जो है जो कि कलर डेवलप कर सके, जैसे टीएमबी जैसा कोई भी मॉलिक्यूल, उसको ऐड कर सकते हैं। ये जैसे ये कॉम्प्लेक्स बनता है, उसके जितनी मात्रा में कॉम्प्लेक्स बना उसके हिसाब से हमारे सिग्नल्स उत्पन्न होते हैं। इन सिग्नल्स को हम इलेक्ट्रिकली रिकॉर्ड कर लेते हैं और इंटेंसिटी के आधार पर हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर पाते हैं। प्रायः इन सैंपल्स को इम्यूनो एब्जॉर्बेंट ऐसे यानी फ्लीजा भी कहा जाता है। फ्लीजा, यदि हम इनमें कोई इम्यून मतलब किसी प्रकार का हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यदि मिला दें डिटेक्टर मॉलिक्यूल के रूप में, तो उसे फ्लीजा कहा जाता है। फ्लोरेसेंट लिंक्ड होता है ये जो सब्सटेंस है। इसके अतिरिक्त हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक एनालिसिस भी कर सकते हैं। इनडायरेक्ट डिटेक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं कि एंटीबॉडीज़ को हम एंजाइम के साथ ना करके उसको हम बायोटिन के साथ कपल्ड कर देते हैं और उसके बाद उसमें एक स्ट्रेप्टाविडिन नाम का एक कॉन्जुगेटेड एंजाइम जो है वो उसके साथ मिला दिया जाता है। तो सबसे पहला हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा बना, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी के साथ बायोटिन, बायोटिन के साथ हमारा जुड़ा स्ट्रेप्टाविडिन कॉन्जुगेटेड एंजाइम। यह जो है इसमें चूंकि डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्ट टेस्टिंग है, इसलिए जो है इसे हम इनडायरेक्ट डिटेक्शन मेथड कहते हैं। और इसे एंजाइम कपल्ड और बायो कॉन्जुगेटेड जो हमारा मॉलिक्यूल्स है उसको हम सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ जोड़ते हैं और फिर उसका हम डिटेक्शन करते हैं। सेकेंडरी एंटीबॉडी जो है वो प्रायः उसको बायोटिनाइलेटेड किया जाता है। तो उसके बाद हमको एक और तीसरा स्टेप लगता है और तीसरे स्टेप के बाद फिर जो हमारा डिटेक्शन है वो एंजाइम का एनालिसिस करके हमको रिजल्ट दे देता है। फिर यदि हम एलिजा की रिजल्ट की बात करें तो क्वालिटेटिव यानी सिर्फ यह बताएगा कि दिए गए सीरम में कोई भी डिटेक्ट किए जाने वाला स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंस है या नहीं है, चाहे वो एंटीजन हो या एंटीबॉडी हो या पॉल्यूटेंट हो या एडल्ट्रेंट हो। क्वांटिटेटिव में हम उसका जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसका हम मात्रात्मक परीक्षण करते हैं और उससे हम बता पाते हैं कि कितना एंटीजन या एंटीबॉडी या कोई भी स्पेसिफिक पॉल्यूटेंट या एडल्ट्रेंट कितनी मात्रा में उपस्थित था। सेमी क्वांटिटेटिव के लिए क्या किया जाता है, एक एल्गोरिदम ग्राफ डेवलप किया जाता है। इसमें ऑप्टिकल डेंसिटी वर्सेस लॉग कंसंट्रेशन को एक प्लॉटिंग की जाती है ग्राफ में, जिससे कि हमें कि एक सिग्मोइड एक कर्व मिल जाता है और उस हम ग्राफ को देख करके फिर हम यह बता पाते हैं कि यदि हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें यदि इतनी मात्रा में हमारा कोई टू बी डिटेक्टेबल सब्सटेंस है तो फिर उससे इतनी इंटेंसिटी का जो है वो सिग्नल प्रोड्यूस होगा। तो ये सेमी क्वांटिटेटिव है। कुछ सैंपल्स का हम एनालिसिस करेंगे और उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे और ग्राफ के बेसिस पर हम यदि सैंपल में इतना डिटेक्टेबल मॉलिक्यूल्स हैं तो इतने कलर डेवलप होगा, ये हम उसको कर लेते हैं। इसलिए चूंकि ये मेथड थोड़ी सी फुली क्वांटिटेटिव नहीं हो करके सेमी क्वांटिटेटिव कहलाती है। अब सेंसिटिविटी की बात करें तो एलिजा टेक्निक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। जितने भी हमारे इम्यूनो एसेज अवेलेबल है उसमें सबसे ज़्यादा सेंसिटिव मेथड है कहना चाहिए। ये बहुत 0.1 to 1 फेंटोमोल तक के बहुत ही छोटी यूनिट होती है फेंटोमोल, उसको ये डिटेक्ट कर पाती है। या तो हम दूसरे लैंग्वेज में कहें तो 0.01 नैनोग्राम से लेकर के 0.1 नैनोग्राम तक के यदि हमारे डिटेक्टेबल मॉलिक्यूल्स को पता लगाना है तो यह हमें बता पाती है। यह जो सेंसिटिविटी है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि एंटीजन एंटीबॉडी कौन से हैं, उनके बीच में इंटरेक्शन किस प्रकार से हो रहा है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि केमी ल्यूमिसेंट नेचर के होते
होते हैं, बहुत सारे फ्लोरेसेंट सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं और इन सिग्नल्स को ट्रेस करके हम पता लगा पाते हैं। फिर यदि हम एप्लीकेशंस की बात करें तो मेडिकल फील्ड में तो इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। एंटीबॉडी का हम पता लगा सकते हैं, यदि हमें कोई इन्फेक्शन हुआ तो हमारे सीरम में एंटीबॉडी है, यदि हमें इन्फेक्शन हुआ है और वी आर जस्ट फेसिंग द इन्फेक्शन तो हमारे बॉडी के फ्लूइड्स में या हमारे सीरम में एंटीजेंस रहेंगे, तो ये एंटीजन को भी पता लगा पाती है, एंटीबॉडी को भी पता लगा पाती है। खास तौर पर HIV टेस्ट के लिए और वेस्ट नाइल वायरस के टेस्ट के लिए, जो कि बहुत मुश्किल टेस्ट होते हैं, उसके लिए एलिजा टेस्ट का ही उपयोग किया जाता है। फूड इंडस्ट्री में फूड एलर्जेंस का पता लगाने के लिए मिल्क में, पीनट्स में, वॉलनट्स में, आलमंड्स में, एग्स में किसी प्रकार के एडल्ट्रेंट्स उपस्थित हैं, किसी प्रकार के हार्मफुल केमिकल या इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड के रेमेंट्स या अवशेष तो उपस्थित नहीं है, इन सभी का पता लगाने के लिए एलिजा टेक्निक का उपयोग किया जाता है। टॉक्सिकोलॉजी के लिए भी यूज़ किया जाता है कि कोई टॉक्सिक ड्रग्स जो है वो हमारे फूड सैंपल में तो नहीं है, या फिर बॉडी के किसी ऑर्गन में जाकर के कोई टॉक्सिक ड्रग्स जो है वो वहाँ पर डिपॉजिट तो नहीं हो रही है। इसके अतिरिक्त जो एलिजा है वो खास तौर पर HIV के लिए पहले हम लोगों ने देखा कि यूज़ किया जाता है और काफ़ी कम मात्रा में ये यदि HIV एंटीबॉडीज़ बॉडी में रहती हैं तो उसके लिए एलिजा टेक्निक यूज़ की जाती है। डेनिस ए बिडवेल ने, एलिस्टर वॉलर ने बहुत सारे प्रकार की एलिजा टेक्निक्स डेवलप की हैं जो कि बहुत सारे डिजीज़ के आइडेंटिफिकेशन के लिए अब उपयोग में आती हैं, जैसे मलेरिया हो गया, जैगास डिजीज़ हो गई, जॉन्स डिजीज़ जैसी रेयर डिजीज़ हो गई, और मेडिकल लेबोरेटरी में इनका बड़ी मात्रा में, फूड इंडस्ट्री में का बड़ी मात्रा में, और जो हमारी जो पॉल्यूशन चेकिंग जो हमारी लैब्स हैं उनमें बड़ी मात्रा में, ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो करती हैं उनमें बड़ी मात्रा में इनका उपयोग होता है। खास तौर पर जो विशेष प्रकार की एलिजा इनके द्वारा डेवलप की गई वो है डिटेक्शन ऑफ माइकोबैक्टीरियम एंटीबॉडीज एंड ट्यूबरकुलोसिस। TB के डिटेक्शन के लिए अब आ गई है एलिजा, डिटेक्शन ऑफ रोटा वायरस इन फीसीज, डिटेक्शन ऑफ हर्पीज बी मार्कर्स इन सीरम, डिटेक्शन ऑफ एंटीरोटॉक्सिन ऑफ एस्चेरिचिया कोलाई इन फीसीज, डिटेक्शन ऑफ HIV एंटीबॉडीज इन ब्लड सैंपल्स, डिटेक्शन ऑफ बर्ड फ्लू, कॉमन कोल्ड, कॉलरा, बल्कि अभी ये जो कोरोना वायरस फैला हुआ है उसके डिटेक्शन के लिए भी एलिजा टेक्निक का उपयोग किया जा रहा है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एलिजा। थैंक्स।